metabolism and connected to different children's dogs. She is new. Should I allow? She is new candidate. Today she has, her name is added in the group. She might not be knowing the exact. If you will tell, then I will allow. Yes, sir. So, the digestive systems, digestive system connecting with nutrition. न्यूट्रिशन के बारे में जानना जरूरी है। सिस्टम तो आप लोगों को जानकारी है, थोड़ा मेटाबॉलिज्म के बारे में जानना जरूरी है और कुछ लॉ इसमें ऑपरेट करता है। जैसे लॉ है कि आप लिप को देखकर आप ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बना सकते हैं, माउथ को देखकर आप प्रोटोकॉल बना सकते हैं, या सलिवरी ग्लैंड को से भी आप प्रोटोकॉल बना सकते हैं। और माउथ के बाद माउथ जो है जो जाकर के नीचे ओपन होता है ओसोफेगस में, तो ओसोफेगस इट इज ए ट्यूब-लाइक स्ट्रक्चर और इसके भी बहुत सारी समस्याओं को देखकर आप ये पता लगा सकते हैं कि बॉडी हमारी किस चीज से या किसके डिफिशियंसी से और एक्सेस से सफर कर रही है। तो जैसे अगर आपका ओसोफेगस में कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, कॉन्स्ट्रिक्शन का मतलब होता है सिकुड़न, कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, तो जो पेशेंट होगा क्या कह सकता है, आप जोड़िए, मतलब ट्यूब अगर थोड़ा सिकुड़ जाएगा तो पेशेंट क्या कह सकता है, क्योंकि ओसोफेगस जो है वो स्टमक से कनेक्ट करता है, माउथ में ओपन होता है और स्टमक से कनेक्ट होता है। तो जो प्रॉब्लम आएगा अगर वो सिकुड़ गया या उसका जो पैसेज है वो नैरो हो गया तो सब उसका यूज होता है भोजन को निगलने में, तो निगलने में कठिनाई होगी। तो यू कह सकते हैं इनेबिलिटी टू टेक फूड, तो ये फूड को लेने में उसे कठिनाई हो सकती है। तो एक तो ये सामने आ जाएगा अगर वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगा। कंप्लेंट अगर आ रहा है कि भाई भोजन निगलने में हमको कठिनाई होती है, डॉक्टर साहब हैव यू गॉट एनी रेमेडी, तो आपको भोजन लेने में निगलने में तकलीफ हो रही है तो सबसे पहले आपका ध्यान जाना चाहिए कि कोई प्रॉब्लम माउथ में तो नहीं है, तो माउथ का एग्जामिन कीजिए, लिप का एग्जामिन कीजिए, लार की कमी तो नहीं है तो सलिवरी ग्लैंड का को एग्जामिन कीजिए, और उसके एग्जामिनेशन के बाद आप जो है तब जो है देखिए कि उसका जो है ओसोफेगस कंस्ट्रिक्शंस तो नहीं है, और उसके कंस्ट्रक्शन से का कारण क्या हो सकता है। तो आप ये जानते हैं कि या तो हीट हो सकता है, एलिमेंट तो वही 5 हमारे पास है, 5 एलिमेंट,
यानी वुड, फायर, अर्थ, मेटल, वाटर, यानी विंड, हीट, ह्यूमिडिटी, ड्राइनेस, कोल्डनेस, यही हमारे बॉडी में है। इसी से जो है उसका प्रभाव होता है। तो अगर सिकुड़ता है तो ये इनका कैरेक्टर है, सिकुड़ना इनका कैरेक्टर होता है। और इज ऑल्सो न्यू। तो ये जो है, ये जो कॉन्ट्रैक्शन होता है या कंस्ट्रिक्शन जो होता है, ये इन कैरेक्टर है, इन पोलैरिटी से रिलेटेड है। और इन पोलैरिटी से रिलेटेड होने के कारण जितना भी इनका जो लक्षण है वो सभी जो है आपको कोल्डनेस में दिखाई पड़ेगा। तो मान लीजिए कि अगर कोल्ड उस आदमी को लगा हुआ है या उसके बॉडी में कोल्डनेस बढ़ गया है, यानी वाटर लेवल, वाटर जो पंच महाभूत में आता है उसमें कहीं असंतुलन हो गया है, जिससे कनेक्टेड आपका किडनी और यूरिनरी ब्लैडर होता है, उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम आ गया है, वाटर बैलेंस जो है उसमें कहीं बैलेंस प्रॉब्लम आ गया है, तो हो सकता है कि कोल्ड का इफेक्ट आए। तो कोल्ड का इफेक्ट आएगा तो इसका मतलब इंड का इफेक्ट आएगा और इन बढ़ेगा, और इंड बढ़ेगा तो क्या होगा, वो आपको याद होगा कि अगर इन जो है आपका बढ़ता है तो यहाँ घट जाए, एक तो फॉर्मूला ये है। तो यहाँ जो इन जो है बढ़ रहा है तो कॉन्स्ट्रिक्शन ओसोफेगस में होगा, यानी किसी चीज को निगलने में कठिनाई, तो इनको कम करना, यान को बढ़ाना। मेथड जो भी हो ट्रीटमेंट का वो तो एक अलग है, लेकिन वी मस्ट नो द रीजन ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ ओसोफेगस which is creating a problem of swallowing food by a person concerned who is sitting before me as a patient. तो पेशेंट को उसको देखना जरूरी है। तो आप इसको समझ सकते हैं कि ये कोल्ड जो है एक कॉज हो सकता है। अगर मान लीजिए कंस्ट्रक्शंस का प्रॉब्लम हीट से, तो सिम्टम्स क्या आ सकता है, या कनेक्ट कीजिए सिम्टम्स क्या हो सकता है। अगर हीट से, हीट का मतलब होता है हीट इज कनेक्टेड टू फायर एंड फायर इज कनेक्टेड टू हीट एंड हॉटनेस एंड हीट इज कनेक्टेड टू हार्ट एंड स्मॉल इंटेस्टाइन and hotness is connected to pericardium and triple valve। कहीं ना कहीं टेम्परेचर डिफरेंस जो है बॉडी के अंदर में वो जो है आ रहा है। एक कॉज तो यही सामने दिखाई पड़ रहा है कि वो हॉटनेस जो है यानी ट्रिपल वार्मर, तिगुनी गर्मी से संबंधित कहीं पर प्रॉब्लम हो सकता है, गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ गई हो तो जब हीट बढ़ जाएगा तो क्या होगा, डायलेट करेगा, हीट इज ए यांग, विंड इज ए यांग, हॉटनेस इज आल्सो ए यांग, ड्राइनेस इज यांग। अगर ये आएगा तो इसमें यांग कैरेक्टर आएगा। यांग कैरेक्टर क्या होता है, यांग होता है एक्सपेंशन, फैल जाना, और दिन का होता है सिकुड़ना। तो अगर ये फैल जाएगा तो इसका मतलब है कि डायलेट हो जाएगा। ओसोफेगस का कंस्ट्रक्शन जो है अगर हीट के कारण होगा तब क्या हो जाएगा कि आपका जो है स्टमक में हीट चला जाएगा, और स्टमक में हीट चला जाएगा
तो वो जो क्या हो जाएगा कि वो रिबेल करेगा। रिबेल करने का मतलब है कि उसकी ऊर्जा जो है नीचे जाती है। अगर उसकी ऊर्जा नीचे न जाकर के उसकी ऊर्जा ऊपर जाने लगी, हीट यांग हमेशा ऊपर जाता है और इन हमेशा नीचे जाता है। तो अगर ये ऊपर जाने लगेगी तो ऊपर जाने से क्या होगा, ये आपका डायफ्राम को प्रेस करेगा, चेस्ट में भारीपन आ जाएगा, गले में ड्राइनेस पैदा करेगा, माउथ में ड्राइनेस पैदा करेगा, आपको जो है टेम्पोरल हेडेक होने लगेगा, गर्दन में स्टिफनेस हो जाएगी, शोल्डर में स्टिफनेस हो जाएगी, अपर बैक में दर्द होने लगेगा और साथ ही साथ नौजिया होगा, वॉमिटिंग होगा, बेचिंग होगा, हिकअप होगा। तो ये सब सारी चीजें जो है वो आपके स्टार्ट हो जाएंगे। ये कैसे होगा, जब आपका स्टमक से गर्म हो जाएगा ड्यू टू हीट। तो आप जो भी पेशेंट जो भी है वो अगर भोजन करेगा, जैसे ही भोजन करेगा तो उसकी नौजिया बढ़ जाएगी, उसको लगेगा कि मेरा तो पूरा का पूरा खून भरा हुआ है। तो वो जो है वो उसमें वो ट्रेंड टेंडेंसी आ जाएगी यांग की, और यांग किसी चीज को अपर साइड से ऊपर की ओर उठेगा तो वॉमिटिंग होने लगेगी। तो इसलिए देखिएगा बहुत पेशेंट कंप्लेन करेगा कि भोजन करने के बाद वॉमिटिंग हो जाता है। तो ये एक चीज आपको हो जाएगी। अगर कंप्लेन आता है वॉमिटिंग और ईटिंग, तो आप समझिए कि ये ओसोफेगस में तो कॉन्स्ट्रिक्शन आया है, लेकिन इट इज ड्यू टू हीट। दूसरा जो है, ऐसा भी हो सकता है, एक चीज आपको दिमाग में ये आएगा कि इन जो है, इन अगर ज्यादा हो जाएगा, तो हमने आपको एक चीज बताया था पहले क्लास में, जब इन ज्यादा होता है तो इम्पटी हीट पैदा हो जाती है। तो वहां तो कॉज आएगा हीट का, इम्पटी हीट, और इम्पटी हीट हो गया, इन ज्यादा हो गया तो कॉन्स्ट्रिक्शन हो गया, और इम्पटी हीट हो गया, हीट पैदा हो गया तो स्टमक में आपको वॉमिटिंग, नौजिया, रेचिंग, हिकअप, ये सब सारी चीजें आएंगे। तो कॉन्स्ट्रिक्शन जो ओसोफेगस का है, दैट इज रिलेटेड टू इन जो है वो ज्यादा मोर डिफिशिएंट हो गया, तो आपको एम्प्टी हीट पैदा हो जाएगा, और एम्प्टी हीट पैदा हो जाएगा तो वो हीट से हमें जो है वॉमिटिंग का ट्रेंड आ जाएगा ऑन हीट। अगर ओसोफेगस का कॉन्स्ट्रिक्शंस ड्यू टू एनर्जी होता है, अगर की के कारण अगर कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है तो क्या करेगा कि वो जो हम जो खाना खाते हैं वो नीचे की ओर सेंट नहीं हो पाएगा, वो ऊपर ही अटका रह जाएगा, उसको स्वेल कर नहीं कर पाएंगे। तो ये एक प्रॉब्लम करेगा, और डिफेक्शन में भी प्रॉब्लम करेगा, यानी हो सकता है कि कॉन्स्टिपेट कर दें। तो आप प्रॉपरली पेशेंट का सब कंप्लेन करेगा कि ही इज सफरिंग फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन, ही इज नॉट इजीली इफेक्टिव। तो एक प्रॉब्लम तो ये भी हो सकता है, और दूसरा प्रॉब्लम हो सकता है कि जो वो जो खाना खा रहा है वो नीचे की ओर जो है नहीं जा सकता है। देखिए, आप कुछ भी खाते हैं उसका एक रूट, या ओसोफेगस से स्टमक में आया, स्टमक मतलब कि वो ऊपर में जो है वो कार्डियक पार्ट है, नीचे में वो फंगस पार्ट है, उसके बाद वो पाइलोरस पार्ट है, फिर डिओडेनल पार्ट है, फिर वो इलियम पार्ट है,
और फिर वो ऐड होता है तो इडियोसिकम जॉइंट में जाकर ऐड होता है, फिर डिसेंडिंग कोलोन शुरू होता है, हेपेटिक फ्लेक्सर होता है, एंड देन ट्रांसवर्स कोलोन होता है, और फिर उसके बाद एक फ्लेक्सर आता है, स्प्लेनिक फ्लेक्सर, और उसके बाद जो वेस्ट है बावेल मूवमेंट का डायरेक्शन जो है नीचे की ओर होता है, जिसको जो है डिसेंडिंग कोलोन कहते हैं, और ये डिसेंडिंग कोलोन फिर नीचे की ओर एक फ्लेक्सर बनाता है जिसको सिग्मोइड कोलोन कहते हैं, और वो फिर जो है रेक्टम, और रेक्टम के बाद एनस। तो वेस्ट इस तरीके से मूव करता है। अगर ये मूवमेंट नहीं हुआ, माउथ से ओसोफेगस में नहीं आया, स्टोमक के ये तीनों पार्ट को पार्ट नहीं किया ठीक से, टाइमिंग अगर करेक्ट नहीं हुआ, और उसके बाद जो है ये डिओडेनम ईडियम होते हुए ये कोलोन को अगर नहीं पार किया तो बहुत सारा कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो जाएंगे। बहुत लोग बहुत तरह का कंप्लेन करते हैं इसमें, लेकिन कारण यही है कि गट का टाइमिंग जो है वो मेंटेन नहीं हो रहा, माने फूड नॉट मूविंग प्रॉपर्ली एज पर द रूल ऑफ द बॉडी, और ये नेचुरल तो प्रॉब्लम तो होगा। अब भोजन गले में अटका हुआ रहेगा तो आप सोच लीजिए कितना प्रॉब्लम होगा, नीचे नहीं जा पा रहा, तो आपको एक बहुत मेजर एग्जिट जो है वो बंद रहेगा, कितना सफोकेशन होगा, नर्वसनेस हो जाएगा, इसका अंदाजा नहीं लगाया जा, क्योंकि फूड जो है वो नीचे नहीं जाता ड्यू टू कंस्ट्रक्शंस ऑफ की। तो ये भी आपका एक कारण है। मान लीजिए की जो है वो डिफिशियंट है, जितना एनर्जी होना चाहिए ओसोफेगस में वो फूड को नीचे ले जाने के लिए, उतना एनर्जी नहीं है गले में। मान लीजिए पैरालिसिस हो गया और आपने कोई सॉलिड फूड खा लिया तो नीचे नहीं जाता, तो उस समय वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, नीचे नहीं जाएगा, अटका हुआ रहेगा। अटका हुआ रहेगा तो उसको कैसे आप नीचे की ओर ले जाएंगे, क्योंकि जो मस्कुलर पावर है, द स्ट्रेंथ ऑफ द मसल है, वो नहीं आता। या मान लीजिए जो कि आपका जो है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है गले में, जो भोजन को नीचे की ओर ले जाता है, वो मूवमेंट कमजोर हो जाएगा। तो ये सब सारी चीजें जो है वो काम करती हैं। इसको जानने की जरूरत है कि जो है वो हमारा डिफिशिएंट नहीं होना चाहिए हर हालत में। की जो है एनर्जी जो है वो मेंटेन होना चाहिए, नहीं तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट नहीं होगा, मस्कुलर का जो फंक्शन है वो नहीं हो पाएगा। फूड जो है फ्रॉम अपवर्ड फ्रॉम अपर साइड टू लोअर साइड, यानी टुवर्ड्स कार्डिया हल्क की तरह नहीं मूव करेगा, और फिर उसके बाद वो स्टमक में जो है वो नहीं जा पाएगा तो सारा फंक्शन है जो है वो डिरेल्ड हो जाएगा। तो ये भी एक कारण है। अगर ओसोफेगस का कंस्ट्रक्शन जो है वो अगर ओवर ईटिंग हो गया तो भी जो है आपको एक प्रॉब्लम वो करेगा, वो निगलने का, यानी जो निगलने की प्रक्रिया है वो स्मूथ नहीं रहेगी, वो बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो ओवर ईटिंग करने का मतलब ये हो गया कि जो भी फूड स्टफ आपने ज्यादा ले लिया उससे जो है ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कमजोर हो जाएगी, जिसके कारण जो है आप जो है फर्दर जो है आप नहीं खा पाएंगे, निकलने में दिक्कत होगी, ये भी कॉज करता है। तो इस तरीके से ओसोफेगस का कंस्ट्रक्शन जो है आपको समझने की जरूरत है, बड़ा इम्पोर्टेंट है। और ये ऐसे पेशेंट आते हैं, अगर मान लीजिए आपको पेशेंट ऐसा आता है, वो कहता है
कि हमको जो है एक प्रॉब्लम हो रहा है डॉक्टर साहब, वो हो रहा है कि ऑपरेशंस या फूड और फ्लूइड को नीचे भेजने में दिक्कत हो रही है। मतलब हमको श्वास लेने में भी दिक्कत हो रही है, हम श्वास नहीं ले पा रहे हैं, श्वास में दिक्कत हो रही है। और भोजन और द्रव्य को नीचे हम नहीं उतार पा रहे। इट इज अनदर प्रॉब्लम। इसका कारण क्या होता है? फ्लेगम। फ्लेगम जो है उसको हम बलगम कहते हैं। तो वो गले में बलगम जो है वो स्टिक कर जाता है और हार्ड ऐसा हो जाता है, तो हम श्वास भी लेने में हमको कठिनाई हो जाती है, क्योंकि विंड पाइप यानी जो ट्रेकिया है वो भी कनेक्टेड है और वही ओसोफेगस है। तो ये जो है दोनों फ्री नहीं होते हैं अपने फंक्शन को पूरा करने, तो श्वास का भी हमको प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा। तो अब ये फ्लेगम के बारे में पिछले क्लासेस में बहुत डिटेल में पढ़ाई हुई है कि फ्लेगम जो है, बलगम जो है वो हमारे बॉडी में 3 जगह बनता है। एक तो लंग्स में बनता है, एक स्प्लीन में बनता है और एक किडनी में बनता है। स्प्लीन में जो है ये 75% बनता है, 15% ये लंग्स में बनता है और 10% ये किडनी में बनता है। तो ये इस तरीके से इसका बंटवारा है। और फ्लेगम तब बनता है जब ये तीनों ऑर्गन अपने अंदर के बॉडी फ्लूइड को नीचे किडनी तक नहीं भेज पाते हैं, या जहाँ पर इनको ट्रांसपोर्ट करना है अपने बॉडी फ्लूइड को, उसको नहीं ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, तो ये जो है बलगम में प्रकट हो जाता है। बलगम के 2 तरह के शेप होते हैं। एक तो बलगम जिसका फॉर्म है जैसे कफ के रूप में, लाल पीला हरा रंग के रूप में मुंह से निकलता है, लेकिन कुछ बलगम का शेप कुछ बलगम का ऐसा है जिसका शेप नहीं होता, हमारे बॉडी में फ्लो करता रहता है। और वो जैसे हम नाम लेते हैं कि भाई साहब स्टोन बन गया, तो स्टोन को भी फॉर्म ऑफ बलगम ही कहा जाता है। कोलेस्ट्रॉल को भी फॉर्म ऑफ बलगम ही कहा जाता है। अब जैसे आपका जो है वो स्टोन जो है वो या तो किडनी में बन गया, गॉल स्टोन में बन गया, गॉल स्टोन को भी बनाने वाला ये बलगम ही होता है। यूरेटर में बना, यूरिनरी ब्लैडर में बना, किडनी में बना, ये सब सारे स्टोन जो है वो बलगम के ही फॉर्म होते हैं। तो एक प्रॉब्लम तो यहाँ पर ये है बलगम का, कोलेस्ट्रॉल बलगम से ही चलता है, मतलब उसका निर्माण होता है। तो ये सब सारी चीजें जो हैं, आपका बलगम का वो फॉर्म जो बलगम में जो फॉर्म दिखाई नहीं देता। बहुत लोगों को देखिएगा आप कि स्किन के ऊपर ग्लैंड की तरह दिखाई देते हैं, ठीक है ना? ग्लैंड के ऊपर कई तरह के निकल जाते हैं और लाइन से निकले रहते हैं, वो लिम्फ नोड होते हैं और वो फूल सजाते हैं। तो वो भी आपको जो है काफी छूने पे सॉफ्ट ऐसा लगेंगे। तो वो नोट्स को भी वो भी बलगम की वजह से होता है। तो इस तरीके का जो है आपको ये बलगम की वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकता है, कंस्ट्रक्शन ऑफ ओसोफेगस। अगर मान लीजिए ओसोफेगस में अगर डिफिशिएंसी होता है, दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, तो उसमें क्या होता है कि बॉडी में थकान हो जाती है। तो मतलब हम लोग बोलते हैं ना
कि थकान हो रही है। बहुत लोग बोलते हैं थकान हो रही है, बॉडी फटीग जिसको कहते हैं। तो उसका उसका कई कारण हो सकता है कि डिफिशिएंसी हो गया है, और डिफिशिएंसी होने से क्या होता है कि हमारा जो फूड है वो नीचे की ओर नहीं जाता, फ्लूइड नीचे की ओर नहीं जा रहा है, और हमारा जो बॉडी का जो वेस्ट है वो भी नीचे की ओर नहीं जाता। तो ये सब जो है वो रीजन जो है फटीग भी आपको हो सकता है। तो ये सब सारी चीजों को आपको समझना पड़ेगा। तो एक जैसे मान लीजिए कोई आदमी को फटीग है, तो फटीग के पीछे जो है रीजन क्या है, वो आपको रीजन ये भी हो सकता है कि उसका बॉडी जो है वो डिफिशिएंट है, उसमें एनर्जी जो है वो उसकी डिफिशिएंसी हो गई है, और वो अपना फंक्शन प्रॉपर नहीं कर पा रहा है। प्रॉपर फंक्शन नहीं हो पाएगा तो फिर ये सब सारी चीजें दिखाई पड़ेगी। अगर मान लीजिए आप बॉडी में, यह तो आप जानते हैं कि हमारे बॉडी में की है, की मतलब एनर्जी, जिसको प्राण भी कहते हैं, जिसको ची भी कहते हैं, जी भी कहते हैं, वाइटल एनर्जी भी कहते हैं, सारी चीजें नामों से उसको पुकारते हैं। और ये ट्रांसफॉर्मेशन भी करता है, ट्रांसपोर्टेशन भी करता है, ट्रांसमिशन भी करता है, ये होल्ड भी करता है, वार्म भी करता है, कोल्ड भी करता है। सारी चीजें जो है सब इसके काम से जो है रिलेटेड है। तो ये बॉडी जो है जैसे गैदरिंग की भी होती है हमारे बॉडी में, ट्रू की भी होती है, ओरिजिनल की भी होती है, हमारे बॉडी में न्यूट्रिटिव की भी होती है, डिफेंसिव की भी होती है। तो ये की जो है इसकी डिफिशिएंसी भी होती है। अगर इसकी डिफिशिएंसी जो है होगी तो सारा फंक्शन जो मैंने अभी नाम दिया ना वो थोड़ा धीरे धीरे कम होता जाएगा। जैसे जैसे डिफिशिएंसी बढ़ेगी वैसे वैसे इसका फंक्शन स्लो हो जाएगा। जैसे आपको हमने पिछले क्लास में बताया था कि अगर स्प्लीन की डिफिशिएंसी होने लगेगी, धीरे 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 बढ़ने लगेगी, तो क्या होगा, इसका गुण है होल्डिंग द ऑर्गन ऑन द प्रॉपर प्लेस, सारे ऑर्गन को अपने स्थान पर रखने का जो है इसका गुण है। और अगर स्प्लीन कमजोर हो जाएगा तो ये सारे चीजें जो है अपने स्थान से हटने लगेंगी, जिसको मेडिकल टर्म में प्रोलैप्स कहते हैं। फीमेल के केस में बहुत सारे देखिएगा, यूट्रस प्रोलैप्स, वेजाइना का प्रोलैप्स, मेल में देखिएगा आप रेक्टम का प्रोलैप्स, बहुत लोगों को रिंकल हो जाता है, झुर्रियाँ पड़ जाती है, प्रोलैप्स, बहुत लोगों का कंधा लटक जाता है, उसी दैट इज कॉल्ड प्रोलैप्स, बहुत लोगों का दाल के अंदर का मसल्स लटक जाता है, दैट इज प्रोलैप्स, स्टोमक का प्रोलैप्स। हर ऑर्गन जो है अपने स्थान से थोड़ा नीचे की ओर आने लगता है। इंटेस्टाइन का प्रोलैप्स, पेट जो है वो नीचे की ओर लटक जाता है, वो हो गया। हर्निया वो प्रोलैप्स, पाइल्स प्रोलैप्स, वेरिकोस वेन प्रोलैप्स। तो ये सारी चीजें प्रोलैप्स के रूप में आने लगती हैं। तो अगर बॉडी के अंदर में जो की का जो डिफिशिएंसी होता है, यानी डिफिशिएंसी होने से क्या होता है, आपको पहले भी बताया गया था कि या तो वो स्लो होने लगेगा, एनर्जी स्लो होने लगेगी, तो उसके कारण स्टैग्नेशन कहते हैं। तो स्टैग्नेशन ऑफ की होता है, या स्टैग्नेशन के साथ ऑब्स्ट्रक्शन होता है, तो ऑब्स्ट्रक्शन भी है, तो इसको ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ की कहते हैं। तो अगर ये ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ की वजह हो या फ्लेगम ऑब्स्ट्रक्ट हो जाए, रुक जाए, तो उस समय कार्सिनोमा होने का डर होता है, यानी मेलिग्नेंसी पैदा हो जाती है, जिसको
जनरल शब्दों में कैंसर कहते हैं। तो ये सब सारी चीजें हो सकती है। और अगर जो है बॉडी फ्लूइड का कंजम्पशन अगर लीड करता है एक्यूमुलेशन ऑफ हीट, तो अभी जो है बाद में चलकर यह गंभीर बीमारी होने का चांस है। तो इसलिए ये सारी चीजों को समझने की जरूरत है कि हमारे बॉडी में ये पंच महाभूत प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल and their balance in the body is very important. Basically, we divide the symptoms of any disease on the basis of yin or yang polarity. Yin has many symptoms and yang has symptoms. Everybody should understand, at least those who are practitioners should understand कि किसमें जो है वो इनका लक्षण है, यांग का लक्षण, ये समझना चाहिए। और इसी आधार पे जितने भी 5 एलिमेंट्स हैं वो भी 2 भाग में बढ़ जाते हैं, उनकी 2 पोलैरिटी हो जाती है, yin और yang। तो आपने देखा कि आप 6 yin और 5 yang होता है। yin जो होता है वो सॉलिड होता है और yang जो होता है ये हॉलो होता है। तो इसमें भी yin और yang तो पोलैरिटी होती है और इसके आधार पे आप 5 एलिमेंट्स का yin yang करके आप 2 तरह की ऊर्जा प्रत्येक ऑर्गन में होती है, yin होती है और yang जो है कनेक्टेड है फंक्शन से और yin जो है स्ट्रक्चर से। अगर इनमें कोई प्रॉब्लम होगा तो स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गन डिस्टर्ब हो सकता है और yang में अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो फंक्शन ऑफ द ऑर्गन डिस्टर्ब हो सकता है। तो इस तरीके से थोड़ा सा इसकी भी जानकारी होनी चाहिए। अब जैसे देखिए आपको जो ओसोफेगस है उसमें आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो आपको जानने की जरूरत है, वो है कि ओसोफेगस में ऐंठन भी हो सकती है स्पास। ओसोफेगस में इन्फ्लामेशन भी हो सकता है, ओसोफेजाइटिस कहते हैं। और ओसोफेगस के स्ट्रक्चर में चेंजेज आ सकता है, वो नैरो हो सकते हैं। पैरालिसिस भी ओसोफेगस का हो सकता है। तो ओसोफेगस में स्टैग्नेशन भी हो सकता है, ओसोफेगस में स्टेनोसिस भी हो सकता है, कड़ापन आ जाए। और डिस्फेजिया भी हो सकता है, यानी निकलने में कठिनाई भी हो सकती है। और ओसोफेगस के भी अन्य बीमारियां भी हो सकती हैं। तो कुछ बीमारियों को इस तरीके से समझने की जरूरत है। मतलब एकदम तुरंत जो है कोई आदमी अगर अपने डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम चर्चा कर रहा है तो आप उस लेवल पर समझने की कोशिश कीजिए। माउथ को देखिए, माउथ में क्या क्या दिखाई पड़ रहा है आपको, उसकी स्लेवरी ग्लैंड को देखिए, वो फिर नेक की बनावट देखिए, लिप का कलर देखिए, उससे बॉडी की स्थिति को देखिए। और फिर उसके बाद ओसोफेगस से कनेक्टेड, उसके कंस्ट्रिक्शन से कनेक्टेड आप दिमाग में सारे जो लक्षण होते हैं उसको ध्यान रखिए कि क्या हीट का इफेक्ट है, क्या कोल्ड का इफेक्ट है, क्या की का स्टैग्नेशन है, क्या की का जो है
ऑब्स्ट्रक्शन है ना, क्या जो है वो डिफिशियंसी है, क्या फ्लेगम का प्रॉब्लम तो नहीं है, वो कहीं रुकावट तो पैदा नहीं कर रहा है, तो उसका उसके फ्लेगम के नेचर को देखिए। तो इन सब चीजों को देखने से आपको पता चलेगा कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ओसोफेगस से भी रिलेटेड हो सकता है। वी शुड नॉट इग्नोर दी ओसोफेगस। ओसोफेगस में आइटिस लग जाएगा तो ओसोफेगाइटिस हो सकता है, उसमें सूजन हो सकता है, स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम आ सकता है, पैरालिसिस हो सकती है, स्टैग्नेशन स्टैग्नेसिस खड़ापन आ सकता है। तो ये these are the things। तो इस तरीके से हम लोग को इस गट को पढ़ने के लिए हमको स्टोमक से रिलेटेड सिस्टम को समझना पड़ेगा, हमको उसके स्मॉल इंटेस्टाइन के सिस्टम को समझना पड़ेगा, लार्ज इंटेस्टाइन, गॉल ब्लैडर, हमको लीवर, इन सबों को भी हमको समझना जरूरी है, तब जाकर करके आप किसी भी डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड डिसऑर्डर को आप ठीक से समझ पाइए। आप जैसे मान लीजिए, सपोज कीजिए कि अगर गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, जिसको GIT कहते हैं, इसमें अगर डैम्प भी हिट है तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है? माने हीट भी है और डैम्पनेस भी, यानी ह्यूमिडिटी भी है, ह्यूमिड हीट भी है, डैम्प भी है और हीट भी, तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है? GIT में, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में, देयर इज एम्पल चांसेस कि इंफेक्शन हो सकता है, स्टोन हो सकता है और अल्सर हो सकता है। हीट का मतलब क्या होता है? हीट जो है गर्मी पैदा होगा उससे, और जो लिक्विड है वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपोराइज कर जाएगा उसका, और जो उसके अंदर में सब्सटेंस होगा वो जम जाएगा। तो मान लीजिए ह्यूमिडिटी है, ह्यूमिड है और उसमें बलगम मौजूद है, ह्यूमिड मतलब बलगम मौजूद है, तो बलगम का पानी अगर उड़ गया तो पत्थर बन जाएगा वो, तो स्टोन फॉर्म हो सकता है। अब मान लीजिए हीट जो है अगर निकल रहा है किसी ऑर्गन में, तो उस ऑर्गन में अल्सर पैदा कर देगा, उसमें सूजन पैदा कर देगा हीट। ऐसे भी हम लोग जानते हैं कि हीट से सूजन पैदा हो जाएगी। और अगर ह्यूमिड हीट एक ऐसा कंडीशन है जिस कंडीशन में इन्फेक्शन होता है, अगर मान लीजिए बॉडी के अंदर में ह्यूमिडिटी भी है जिस ऑर्गन में और हीट भी है, दोनों मौजूद है, तो आपको उस ऑर्गन में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हो सकता है। लंग्स में जब आपकी ह्यूमिड भी होती है और हीट होती है तो हमारा लंग्स भी इन्फेक्शन से सफर करता है। अब डैम्प हीट अगर स्टोमक में होगा तो क्या हो जाएगा? बहुत सा प्रॉब्लम हो सकता है, इन्फेक्शन वहाँ भी हो सकता है। अगर स्टोमक के अंदर में हीट भी मौजूद हो और डैम्पनेस भी मौजूद हो, अगर डैम्प हीट जो है लार्ज इंटेस्टाइन में रहेगा तो क्या हो सकता है? फिर उसमें सूजन हो जाएगा, जिसको कोलाइटिस कहते हैं। कोलाइटिस का मतलब है कोलोन में सूजन, अब वो कहीं भी हो सकता है। डैम्प हीट जो है अगर लीवर में रहेगा, बाइलियरी ट्रैक में रहेगा तो क्या हो सकता है? ऑब्स्ट्रक्शन पैदा करेगा, फ्लो को रोकेगा। अब फ्लो को रोकेगा तो बिलिरुबिन जो होता है वो ब्लड में बढ़ जाएगा। अब ब्लड में अगर बढ़ गया, एक्सक्रीट नहीं हो सका तो जॉन्डिस हो जाएगा। तो डैम्प हीट लीवर में अगर है तो बाइलियरी ट्रैक में ऑब्स्ट्रक्शन पैदा करेगा और वो जॉन्डिस हो सकता है। अगर डैम्प हीट जो है यूरिनरी ब्लैडर में अगर आ गया
तो जिनके डैम हीट बहुत होते हैं उनको यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो जाता है, डिफिकल्टी यूरिनेशन हो जाएगा, बर्निंग सेंसेशन हो जाएगा, बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। तो ऐसे लोगों को टैंक कहाँ से आता है? जनरली देखिएगा जो सीलन भरे घरों में रहते हैं उनको टैंक का प्रॉब्लम हो जाएगा। जो जमीन पर बहुत ज्यादा बैठे रहते हैं उनको टैंक का प्रॉब्लम हो जाता है। जो गीले जमीन पे या गीले कपड़े ज्यादा पहने रहते हैं उनको हो जाएगा टैंक का प्रॉब्लम। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखना है, गार्डन में आप घूमने जा रहे हैं, जमीन पे गिरा हुआ है बेड में, घंटा 2 घंटा यहाँ पर रेगुलर रहते हैं, तो सीधे लोअर रीजन से हीट टैंक में चला जाएगा आपका और सीधे चला जाएगा यूरिनरी ब्लैडर, और यूरिनरी ब्लैडर में आपको कंप्लेन आ जाएगा यूटीआई का। तो ये सब भी आपको हो सकता है। अगर टैंक हीट जो है स्प्लीन में हो जाए, लंग्स में हो जाए, तो फिर उसके बाद जो है उसका प्रॉब्लम होगा। तो जैसे आपको पता है कि स्प्लीन इज कनेक्टेड टू मसल, तो मसल की दुर्बलता शुरू हो जाएगी, वीकनेस हो जाएगा, वीक हो जाएगा मसल, क्योंकि मसल स्प्लीन जो है ऐसे कनेक्टेड है ह्यूमिडिटी से, उसको मोर ह्यूमिडिटी मिलेगा। अब मोर ह्यूमिडिटी मिलेगा तो फिर प्रॉब्लम आपको स्टार्ट हो जाएगा। अभी आपको हमने बताया था ना, विंड, हीट, ह्यूमिडिटी, ड्राइनेस एंड कोल्डनेस। इससे आपको मोर हीट, मोर टैंक मिलेगा तो आपको जो है ये मसल का प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा और आप मसल का इलाज कराने जाएंगे, बाद में पता चलेगा भाई साहब मसल का प्रॉब्लम हम कराने जाएंगे, ये तो टैंक में हम सोते हैं, जमीन पर सो रहे हैं, काय भाई थोड़ा ठंडा ना सो जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं, एक आध 2 दिन सोने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर रेगुलर हैबिट में रहिएगा तो सचेत होना पड़ेगा। पूजा पाठ करते हैं तो जमीन पर जो है वो मोटा कंबल बैठाइए, बिछाइए, नहीं तो अगर ऐसे बैठ करके धरती माता के नाम पर पूजा करते हैं तो यूटीआई तो निश्चित हो जाएगा, क्योंकि नीचे इन है और इन से सीधे आपको जो है कोल्डनेस चला जाएगी, तो ह्यूमिडिटी चली जाएगी। तो इसको आपको ध्यान रखना है। अगर टैंक हीट जो है गॉल ब्लैडर में जाएगा तो मैं पहले भी बता दिया था स्टोन बन जाएगा, और अगर टैंक हीट जो है स्टोमक में तो आपको जो है न्यूरल्जिया पैदा हो जाएगा, यानी स्टोमक में पेन होने लगेगा। तो इसलिए टैंक हीट से आपको बचना है, टैंक हीट से आपको बचने की जरूरत है। कभी कभी ड्राई हीट भी जो है अटैक करता है, ऐसा हीट जिसमें नमी न हो, तो वो भी कई सिस्टम को वो स्टोमक में अगर है तो न्यूरल्जिया पैदा करेंगे। तो ड्राई हीट भी जो है हमारे लिए मतलब जैसे मान लीजिए नीचे बैठे हुए हैं और काफी ज्यादा जो है वो गर्म है, गर्म में बैठ गए तो थोड़ा सा उससे भी परहेज करने की जरूरत है। उसके बाद हमारा एक सिस्टम है, वो है मूवमेंट। तो हम भोजन जो है वो हमारे बॉडी से बॉडी में ट्रेवल करता है, अगर उसकी ट्रेवलिंग अगर ऑब्स्ट्रक्ट होगी तो हमें जो है डिफरेंट प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ेगा। तो आइडेंटिफाई करना चाहिए पेशेंट को देखकर कि इसका जो ट्रैवलिंग है वो प्रॉपर है कि नहीं है। अगर इसकी ट्रैवलिंग प्रॉपर नहीं है तो बहुत सारा, मैं बता रहा हूँ, पैर में दर्द हो रहा है, हो सकता है कि आपका CIT का ट्रैवलिंग ठीक नहीं है, हो सकता है नी में दर्द हो रहा है, हो सकता है उसका ट्रैवलिंग नहीं है, ठीक नहीं है, कमर में दर्द हो रहा है, हो सकता है उसका ट्रैवलिंग ठीक नहीं है, पेट का फूलना तो पकड़ लीजिएगा, पेट फूल रहा है तो हो सकता है तो ट्रैवलिंग नहीं होगा।
मान लीजिए हिकअप आ रहा है, हाइपोकॉन्ड्रियल पेन हो रहा है, छाती में भारीपन हो रहा है, गले में क्या उसको कहते हैं शोर हो रहा है, माउथ में ड्राइनेस आ रही है, आंख में लहर जलन हो रहा है, हेडेक हो रहा है। जब हम लोग हेडेक पढ़ेंगे तो कई तरह के हेडेक पढ़ेंगे, तो वो सब चीजें इम्पोर्टेंट होती है। अगर इतना याद नहीं रहेगा, उतने तरह के पेशेंट आते नहीं है, उतना टाइम देना भी मुश्किल है, लेकिन आदमी को एटलीस्ट प्रोफेशनल शुड नो, जानना जरूरी है कि क्या क्या ये हो सकता है। तो ये ट्रैवलिंग भी हमको जानना जरूरी है। तो उसके बाद हमको जो है और इस तरीके से जो है बॉडी के अंदर में वो डिफरेंट लोकेशन में पेन होता है, तो उस एब्डोमिनल पेन के लोकेशन के आधार पर भी हमको उसको समझने की जरूरत है। अच्छा, बॉडी के अंदर में हमारा बॉडी जो है सर्टेन लॉ को फॉलो करता है, सर्टेन लॉ को फॉलो करता है, उसको भी जानना आपको जरूरी इसलिए है कि बॉडी उस लॉ के बिना नहीं रहता। जैसे हमने बताया लॉ ऑफ लिप है, लॉ ऑफ सेलेब्री ग्लैंड है, लॉ ऑफ माउथ है, उसी तरीके से हमारे बॉडी में जो है वो लॉ है, लॉ ऑफ डिफिकेशन। तो ये लॉ है, इसका भी लॉ आपको जानना पड़ेगा। लॉ ऑफ कॉन्स्टिपेशन, उसको भी जानना पड़ेगा। लॉ ऑफ डायरिया, लॉ ऑफ डिसेंट्री, ये सारी चीजों को भी आपको स्टूल से रिलेटेड जो लॉ है उसको जानना पड़ेगा। लॉ ऑफ हिकअप, हिचकी का लॉ, कब हिचकी होती है, कैसे होती है, इसका क्या रीजन है, तो ये आपको जानना भी जरूरी है। लॉ ऑफ कॉन्स्टिपेशन समझना जरूरी है। डायरिया क्या है, फ्लैटुलेंस, जो कहते हैं मेरा पेट में अफरा हो गया, फूल गया, बट इट ऑल्सो फॉलोज ए रूल। इट ऑल्सो फॉलोज ए रूल। नॉजिया, वॉमिटिंग, आपको एक प्यास लगती है, उसके भी लॉ है हमारे बॉडी के अंदर, तो इसको भी आपको जानने की जरूरत है। और तब जो है हम लोग जो है एब्डोमेन को के आधार पे तब हम लोग इसको पकड़ सकते हैं कि आखिर जो है हमारे एब्डोमेन में क्या क्या प्रॉब्लम होता है। ठीक है ना? अच्छा, आपको जो है there are so many diseases which are connected to the abdomen। हम लोग उसको सेपरेटली पढ़ेंगे। जो डिजीज है उस डिजीज के बारे में हम लोग अलग से अध्ययन करेंगे, क्या होता है, कैसे होता है, और उन सारी बीमारियों के बारे में भी हम लोग अध्ययन करेंगे। अब जैसे मान लीजिए आपको पढ़ना है तो व्हाट इज एनल, जो हमारा सबसे बहुत सा प्रॉब्लम आपको आएगा, लोग कहेंगे कि भाई ये प्रॉब्लम है, जैसे एनोरेक्टल फिस्टुला है, हेमरोइड्स है, पाइल्स है, एनल प्रोलैप्स है, रेक्टल प्रोलैप्स है, आपको जो है वो आपको जो है एनल इचिंग है, ये सब भी आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे। देयर आर सो मेनी टाइप ऑफ कोलाइटिस ऑल्सो, ये प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ेगा। लीवर से कनेक्टेड आज के डेट में बहुत सारे प्रॉब्लम दिखाई पड़ने लगे हैं, बिकॉज हमारा खान पान बदल गया है, जंक फूड हमें ज़्यादा पसंद आने लगा है, लीवर को बहुत हैवी वर्क के लिए प्रेशर देते हैं, तो उसको भी हम लोग आगे और पढ़ेंगे। तो these are the things which I have to, थोड़ा सा इसके साथ हम लोग स्ट्रक्चर को भी देखेंगे, थोड़ा सा हम लोग स्ट्रक्चर के रूप में भी देखेंगे। गॉल स्टोन हुआ, हेपेटाइटिस,
You know that liver is formed by the hepatic cells, and if there is any inflammation in hepatic cells, then it is called hepatitis. तो अब हेपेटाइटिस के बारे में अभी हम लोग को पढ़ना पड़ेगा थोड़ा जानने के लिए, और लीवर सिरोसिस का नाम कॉमन होगा, लीवर सिरोसिस विथ एसाइटिस, पेट में पानी का। तो these are the disorders which we have to face in our state when a person connected to this will come for। तो इसका रीजन क्या होता है कि मान लीजिए स्टैग्नेशन ऑफ टैंक हीट, ये भी इसका रीजन होता है। अच्छा, आप ये तो जानते हैं कि बेसिक चीज जो है लीवर एंड गॉल ब्लैडर आर द पार्ट ऑफ द वुंड, and wheat is connected to this wound, and emotion is anger। ये तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। तो एंगर वाले लोगों को जरूर इस बात पर विचार करना चाहिए कि हाउ टू एडजस्ट एंड स्पेसिफाई द एंगर। दिस इज वेरी इम्पोर्टेंट, नहीं तो फिर ये प्रॉब्लम आ सकता है। लोग कहते हैं कि भाई आप जैसे कोई एडिक्शन है तो आपको चांसेस है कि लीवर सिरोसिस हो जाएगा, क्योंकि हार्डनेस ऑफ हेपेटिक सेल्स सिरोसिस हो जाएगा। दैट सिरोसिस विल इम्पेयर्ड द फंक्शन ऑफ द लीवर। वो तो ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए आप बहुत ज़्यादा एंगर एसोसिएटेड है, फिट्स ऑफ फ्लेयरिंग ऑफ आता है आपको, तो हमें अपने एंगर को भी देखना चाहिए कि वजह क्या होता है ना। और अगर मान लीजिए कि लीवर और स्प्लीन में जो है वो अगर ब्लड जो है रुकता है, ब्लड का रुकना आप पढ़े थे ना, हीट इन ब्लड, स्टेटिस ऑफ ब्लड, ब्लड में रुकना, रुकावट, ये कॉज कर देता है सिरोसिस को। और स्प्लीन और किडनी में अगर उसका जो यांग एनर्जी है, पोलैरिटी है, उसकी अगर डिफिशिएंसी हो तब हो जाता है। लीवर और किडनी में, इनमें अगर डिफिशिएंसी हो जाता है तब जो है सिरोसिस कॉज करता है। तो दिस इज सर्टेन इंट्रोडक्शंस अबाउट द डाइजेस्टिव सिस्टम, जो कि हम लोग कल इसको थोड़ा और डिटेल में जाएंगे, इसको और पढ़ेंगे थोड़ा सा ज़्यादा करके, तो और नॉलेज होगा। तो इसको थोड़ा सा आप लोग दिमाग में रखिएगा कि डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़ने के लिए हमको थोड़ा इस तरीके से जो है वो थोड़ा ब्रॉड होकर करके, सिंपल जो है वो डायरिया, डिसेंट्री से या कॉन्स्टिपेशन से कॉज नहीं करना है। हमको अगर कॉज करना है तो फिर हमको सारी चीज़ों को एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम पे रख कर करके उसकी स्टडी करनी है। तो हम लोग इसको पढ़ेंगे। Those participants who are new or today they have joined, so kindly note that